फसलों का उत्पादन। तो कितने प्रतिशत पर कितने क्षेत्रफल पे खेती है उत्तराखंड में? 14%। 14 यानी कि 13.98%, यानी कि लगभग 14%। उसमें आपका 30% पर गेहूँ हो, ठीक है नहीं, और 26% आपका चावल हो, 9% पर गन्ना हो। सबसे अधिक गन्ना कहाँ हो? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में, क्योंकि उधम सिंह नगर में कितनी मिल है गन्नों की? 6 मिल है, एक देहरादून में, 3 और हरिद्वार 3 हरिद्वार में। ठीक, चलो देखो, सब्जी मसाले। राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में आलू मुख्य है, जो प्राय सभी जिलों में पैदा की जाती है। आलू जो हो कौन सी फसल हो? रबी की फसल। ठीक है, इसके अलावा राज्य में फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, हरा मटर आदि सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन होता है। राज्य में तेजपात, मेथी, हींग, धनिया, दालचीनी, इलायची, हल्दी, अदरक आदि मसालों का उत्पादन होता है। अल्मोड़ा के किशनचंद जोशी ने, इंपोर्टेंट है, अल्मोड़ा के किशनचंद जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ठीक है, उस पौधे की जो ऊंचाई थी वो 6.6 मीटर, ठीक है नहीं, और फीट 21.64 फीट, और गोलाई 3 फीट थी, और फैलाव 8.2 फीट था। ठीक है भाई, अल्मोड़ा कहते हैं किशनचंद जोशी, विश्व का देखो पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगा रहे हैं। बागवानी फसलें। राज्य में शीतोष्ण फलों में सेब कहाँ होता है? खंड में सबसे ज्यादा उत्तरकाशी की हरसिल में। आड़ू, नाशपाती, अखरोट, पलम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है। जबकि समशीतोष्ण फलों में आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार, नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन किया जाता है। लीची देखो, राज्य में लीची के बाग देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में भी इसके उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि देहरादून लीची प्रमुख उत्पादक जिला, तो लीची सफलता देहरादून में होगी। ठीक है, पेपर में याद है क्वेश्चन। यहाँ की लीची बहुत प्रसिद्ध है, भारत सरकार ने इसे लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। सेब, राज्य में सेब के बाग हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर, मैं तो आपके प्रधान जिले हो गए ना, देखो हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष जितने भी जिले आपके बच के 11 वहां पर सब में पाया जाएगा सेब। राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल में सेब का बाग उत्तरकाशी में, और फिर क्रमशः नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में। ठीक है, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नेम से बेचा जाता है। जो राज्य है ना, राज्य में जो हमारे राज्य में सेब का उत्पादन होता है, उस सेब को हम दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नेम से बेचते हैं, और जो अन्य राज्य हैं और अन्य राज्यों में हमेशा हिमाचली सेब कहकर बेचते हैं। जो हमारे यहाँ पर पैदा होता है सेब उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो हम सेब पैदा करते हैं, यहाँ पर पैदा होता है, जिसका उत्पादन करते हैं उत्तराखंड, तो दिल्ली में से किस नाम से बेचा जाएगा? न्यूजीलैंड ब्रांड के नेम से, और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब कहकर बेचते हैं। जैसे आप बाजार में जाओगे तो आप बोलते थे कि तो हिमाचली सेब, अब सेब तो वो है का उत्तरकाशी का ही, अब नाम किसका ले रहे हैं? हिमाचल का सेब का। ठीक है नहीं, तो ऐसे बेचते हैं। राज्य में सेब उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु मिशन एप्पल योजना चलाई जा रही है। तो राज्य में क्या, उत्तराखंड राज्य में सेब का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया? मिशन एप्पल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियों तथा सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था व तकनीकी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उद्यान पतियों को राज्य सहायता द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। संतरा और नींबू, ये दोनों एक ही वंशीय पौधे होते हैं, संतरा नींबू। राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू किस्म का पैदा किया जाता है। नाशपाती, राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली आदि जिलों में नाशपाती का उत्पादन किया जाता है। अखरोट, राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल आदि जिलों में अखरोट के वृक्ष मिलते हैं। देखो औषधि एवं अन्य फसलें। राज्य में कई औषधीय जैसे बेलाडोना, कुटकी, अफीम, मीट, गंधा, पामारोजा, तुलसी, पायरेथम आदि, सुगंधित जिरेनियम, तेजपात, आर्टिमिसिया, स्याही जीरा, पुष्पीय
जो पुष्प वाले हैं ना, गेंदा, डेमस्कू, गुलाब आदि पे लेमन ग्रास चाय पौधों की खेती की जाती है। इनके अलावा बायोडीजल के लिए जियोट्रोपा की खेती की जाती है। देखो बेलाडोना, राज्य में सबसे पहले बेलाडोना की खेती कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी। ठीक है ना। आज राज्य में कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि कई औषधीय पौधों की खेती गई। देखो जो बेलाडोना की खेती 1903 में हुई थी। ठीक है नहीं, कहीं कहीं आपको 1903 अगर नहीं मिलेगा, अगर 1910 मिलेगा तो आप 1910 मार दो। अगर ऑप्शन में 1910 नहीं, अगर 1903 नहीं है, 1910 तो 1910 मार दो। अगर आपका 1910 नहीं है, 1903 मारोगे। ठीक है नहीं। जिरेनियम, जिरेनियम जो है ये आपका अफ्रीकी मूल का एक शासकीय सुगंध युक्त पौधा। इसका वानस्पतिक नाम पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। इस पर आप अंडरलाइन कर लोगे। जो जिरेनियम है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। इसे गुलाब की सुगंध युक्त जिरेनियम भी कहा जाता है। इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? सुगंधित तेल। इस सम जिरेनियम जो पौधा है, इस सम क्या प्राप्त करते हैं? सुगंध वाला तेल प्राप्त करते हैं। इसकी पत्तियों से निकाला जाता है। घरेलू विदेशी बाजारों में जिरेनियम के तेल की अच्छी खपत है। ठीक है। भारतीय इत्र एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग की मांग की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष जिरेनियम का तेल विदेशों से आयात किया जाता है। यही कारण है कि राज्य में इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चाय, चाय के लिए आर्द्र एवं उष्ण जलवायु तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। राज्य में मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर चाय की पैदा की जाती है। राज्य में चाय उत्पादन सबसे पहले 1830 से प्रारंभ हुआ था। इंपोर्टेंट लगा लो क्या? देखो राज्य में चाय उत्पादन सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? 1830 से। राज्य में चाय के बागान आपके अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, टिहरी आदि जिलों के 1471 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को जापान, कनाडा तथा हॉलैंड द्वारा परीक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया। देखो जो राज्य में हमारे यहाँ चाय उत्पादन मतलब पैदा होती है, उसको ऑर्गेनिक चाय कब घोषित किया, मतलब श्रेष्ठ चाय कब घोषित किया गया? जैसे जापान, कनाडा और हॉलैंड ने इसका क्या किया? परीक्षण किया। तो जब इसको फिर इसके बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया। ठीक। इसकी मांग, इन देशों में इसकी मांग भी अधिक है। इस क्रम में नोटी पड़ता है चमोली में चाय बागान, चंपावत चाय बागान, घोड़ाखाल, नैनीताल चाय बागान के कुल 586 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक चाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। गढ़वाल क्षेत्र के गोडोली कहाँ पड़ता? पौड़ी में, पेपर में आता है वीडियो ना ये। ठीक है नहीं। नामक स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो जो गढ़वाल क्षेत्र में यानी कि पौड़ी में जो आपका गडोली है, वहां पर एक चाय फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1843 में। वर्तमान में राज्य में 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये अपना उत्तराखंड PCS 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम चल रहा है। राज्य के कोसानी, भीमताल, भुआली, चौकड़ी, कोटा, बाग आदि टी एस्टेट चाय बागान ब्रिटिश शासनकाल से ही विख्यात रहे। ध्यातव्य है कि चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में एक चाय विकास बोर्ड का गठन 11 फरवरी 2004 में किया गया। तो चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 11 फरवरी 2004 को आपका क्या किया गया? चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के द्वारा 2012 से 2015 तक 3 नई चाय फैक्ट्रियां लगाई गई। चाय बागान चंपावत, चाय बागान नोटी, चाय बागान हरिनगरी, गरुड़, बागेश्वर में इनकी स्थापना करके उच्च गुणवत्ता युक्त वाले ऑर्थोडॉक्स चाय की उत्पादित की जा रही है। इससे पहले बोर्ड के द्वारा एक चाय फैक्ट्री की स्थापना चाय बागान घोड़ाखाल नैनीताल में, एक अत्याधुनिक चाय की फैक्ट्री स्थापना बोर्ड निजी क्षेत्र के सहयोग से कोसानी बागान में की गई है। राज्य में अंग्रेजों के द्वारा चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? चाइना से मंगवाया गया था। ठीक है नहीं? अच्छा जी, तो देखो नहीं देखेंगे हम टूरिज्म। टी टूरिज्म राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु टी टूरिज्म के रूप में जनपद नैनीताल में बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से न्यूनतम शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान चाय फैक्ट्री भ्रमण करवाने के साथ साथ चाय उत्पादन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। देखो जो टी टूरिज्म, टी का मतलब चाय होता है। देखो इसमें क्या, टी टूरिज्म क्या है? जो पर्यटक घूमने के लिए आएंगे
घूम मतलब घूमने के लिए जाएंगे तो नैनीताल में क्या होगा, जो बागान है चाय के, वहाँ पर मतलब उनको से शुल्क भी लिया जाएगा। जैसा आप घूमोगे वहाँ पर से आपको शुल्क लिया जाएगा, चाय के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ऐसा वहाँ पे एक टी टूरिज्म शुरू हुआ, ठीक है नहीं। आप फैक्ट्री ना उसका आप भ्रमण करोगे, कैसे चाय बनती है वहाँ पर अगर आप जाओगे। साथ ही बोर्ड के द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के सहयोग से चाय बागान घोड़ाखाल में टी कैफे का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, ताकि बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटक भ्रमण के दौरान जलपान करने के साथ साथ बोर्ड के द्वारा निर्मित चाय का स्वाद प्राप्त कर सके। कि जनपद चंपावत में टी टूरिज्म का कार्य पूर्ण कर चाय विकास बोर्ड को हस्तांतरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बागेश्वर व अल्मोड़ा में भी टी टूरिज्म का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अन्य जनपदों में भी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य प्रगति बढ़ा। तो हमारा क्या है योजना कार्यक्रम। तो कल हमारा क्या होगा, योजना कार्यक्रम। हाँ, ये हमारा कल चलेगा योजना और कार्यक्रम, ठीक है। देखो पेपर नजदीक आपका, गेट खुला था नीचे, बोलना बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं, फोकस रखो पढ़ाई को। अच्छा जी, तो कितने क्वेश्चन पहुंच गए थे भाई? छह सौ कुछ क्वेश्चन हो गए थे हमारे ना। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 600 कुछ हो गए, इसके आसपास नहीं है। देखो ये भी होगा हमारा सौभाग्य योजना होगी 651। देखो इसमें क्या रहा, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? मध्य भाग, नाभि। नाभि की पूजा होती है मध्य महेश्वर में ना, भगवान की किस भाग की, ठीक है। देखो पंच केदार कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। केदारनाथ, मध्य महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ, ठीक है। देखो पंच केदार में से 3 केदार तो आपके रुद्रप्रयाग जिले में और 2 केदार आपके चमोली जिले में, ठीक है नहीं। केदारनाथ, मध्य महेश्वरनाथ, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, ठीक है। व्यवस्था कौन देखता है इसकी? केदारनाथ मंदिर समिति देखती है। और कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। सिर्फ एक ही है जो कल्पेश्वर मंदिर है, यहाँ पर शिव के केश की पूजा होती है, बालों की। तो कल्पेश्वर मंदिर की जो व्यवस्था देखता है वो बद्रीनाथ मंदिर समिति देखती है। बाकी 4 के केदारनाथ, मध्य महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, इन चारों मंदिर की जो व्यवस्था देखता है वो केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन होती है, ठीक है। देखता केदारनाथ, देखो केदारनाथ इसके वाम भाग में यानी कि इसके बाएं भाग में पुरंदर पर्वत है। केदारनाथ के केदारनाथ पुरंदर पर्वत को है, याद रखो। 12 ज्योतिर्लिंग में से केदारनाथ में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में इनका स्थान 11वां है। भ्रमण मास में अन्नकूट या भतुज मेले का आयोजन होता है। शीतकालीन पूजा ओखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। मध्य महेश्वर चौखंबा शिखर पर स्थित है। चौखंबा जो शिखर है उस पर स्थित आपको क्या है? मध्य महेश्वर नाम। शीतकालीन जो पूजा ओखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। स्थानीय लोग इसे मदियो कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका तुंगनाथ तारा पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ इसको देखो तैसे इसका नाम तुंगनाथ होगा, तैसे तारा पर्वत। तो तारा पर्वत पर आपका तुंगनाथ, यहाँ पर भुजा की पूजा होती है शिव के इनकी ना। शीतकालीन पूजा इसकी स्थल मक्कुमट मार्कंडे मंदिर में होती है। फिर आपका रुद्रनाथ, यहाँ पर रुद्रनाथ में रौद्र मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर हो गया आपका, भगवान शिव की जटा की पूजा होती है यहाँ पर ना, ठीक है नहीं। यह मंदिर शीतकाल में बंद नहीं होता। ये कल्पेश्वर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है और ये शीतकाल में बंद नहीं होता, ठीक है नहीं। जो कल्पेश्वर मंदिर है इसकी व्यवस्था देखती है बद्रीनाथ मंदिर समिति। पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की है। किसके है? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की बुक है गढ़वाल दर्शन नाम। गढ़वाल दर्शन पुस्तक किसकी है? शिवानंद नौटियाल। हाँ, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल।
डॉक्टर शिवानंद नौटियाल का जो जन्म हुआ था वो 26 या 18 जून 1936 को पौड़ी गढ़वाल के कोटला ग्राम में हुआ। मृत्यु 2 अप्रैल 2004 में लखनऊ में हुई। ठीक है भाई। इसकी रचनाएं देखो कौन कौन सी। गढ़वाल के लोक नृत्य 1981 की रचना। तपोभूमि गढ़वाल ये 1987 की रचना है। दिल्ली से प्रकाशित शैलोदय साप्ताहिक पत्रिका ये इसका कार्य किया उन्होंने। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक है मध्य हिमालय का पुरातत्व ये 1981 की है। मध्य हिमालय की कला ये 2003 की है। उत्तराखंड संस्कृति 2004 की। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास ये पेपर मारती है आपकी जितने मैंने आपको बुक बोली। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय की कला, उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड का नवीन इतिहास ये आपकी जितनी भी बुक हैं ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। जो चंद राज्य था, चंद राज्य में जो नगद प्राप्त किया जाता था भूकर वो क्या कहलाता था? वो सिद्धि कहलाता था। भोटिया व हुन व्यापारियों पर लगने वाला नगद करता है। कटक सेना के रखरखाव के लिए लगने वाला करता कटक। कुकुरालोकर, कुकुरालोकर मैंने बताया था आपको उत्तोला करता है। ये बाज बहादुर चंद लगा था। पूछ सकता कुकुरालोकर किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद लगाया था कुकुरालोकर। 1662 में अंग्रेज औरंगजेब 1657 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में पेपर पूछी थी। इसके कहने पर बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजाकर लगाया था। बाज बहादुर चंद ने किसी कहने पर लगाया था जजाकर कुमाऊं में? औरंगजेब के कहने पर लगाया था। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। 1937 में की थी। गांधी जी के शिष्य थे शांतिलाल त्रिवेदी। 1937 में क्या किया था उन्होंने? गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अल्मोड़ा जी ने, अल्मोड़ा जो जनपद है वहां पे चनौदा पड़ता है वहां पे। अलविदा कुमाऊं, देखो अलविदा कुमाऊं यह पुस्तक है। जो अलविदा कुमाऊं बुक है ना इसके अंदर क्या है? इसमें जो कुमाऊं से गोरखों की वापसी, जब कुमाऊं से गोरखे वापस हो गए थे तो इनका इस चीज का वर्णन, इस वापसी का वर्णन अलविदा कुमाऊं पुस्तक में। तो ये अलविदा कुमाऊं पुस्तक किसकी है? प्रोफेसर एल वर्मा की है। प्रोफेसर एल वर्मा की बुक है। कौन सी? वो अलविदा कुमाऊं। अलविदा कुमाऊं। अलविदा कुमाऊं पुस्तक में किसका वर्णन है? कुमाऊं से जो गोरखों की वापसी होगी थी उस चीज का वर्णन है। ठीक है। अच्छा झुमड़ा क्या है? झुमड़ा, हाँ झुमड़ा क्या है? देखो झुमड़ा एक थारों का नृत्य गीत है। कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? थारू के बारे में। हाँ इसके नृत्य देखो थारू जनजाति के और कौन कौन से हैं? ठकरा, युवकों के द्वारा किया जाता है ठकरा नृत्य। एक है झुमड़ा, झुमड़ा किया जाता है युवतियों के द्वारा सखियों के दशहरे के समय। बरका नृत्य, डंगोरा, संजनी, लहरचारी आदि नृत्य थारू जनजाति की। टिहरी रियासत में पूर्णी टूटी किस प्रकार का कर था? तो ये आयात निर्यात कर था। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड नाम है। नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? तो 8 जून 2003 को नई औद्योगिक नीति घोषणा की। राज्य गठन के बाद 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति घोषित की गई। 26 मार्च 2003 या फिर 8 जून 2003 को नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई। मुख्यमंत्री आपके एनडी तिवारी थे। क्या बताया? 8 दिसंबर 8 जून 2003 भी पूछ सकता हो। 26 मार्च 2003 दोनों लिखो। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70% तक स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है। राज्य की सिडकुल संस्था स्थापना 2002 की। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर? सेलाकुई देहरादून में। ठीक है भाई। ये पेपर में आया क्वेश्चन है। देखो अभी जो आपका डीएलएड का पेपर हुआ उसको पूछा गया था सिडकुल जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर पूछा था। सिडकुल का जो सिडकुल संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा था वो कहाँ से? सेलाकुई देहरादून में पेपर में आता आपके डीएलएड के पेपर में आता। ठीक है भाई। सिडकुल का सेलाकुई है। जो सिडकुल है इसका मुख्यालय कहाँ से? सिडकुल का सेलाकुई देहरादून में पड़ता है। देहरादून में ही तो है। ठीक है नहीं। सिडकुल संस्था की स्थापना 2002 की है। सिडकुल में आपका हरिद्वार में फैक्ट्री लगी हुई है ये सारा सिडकुल में आता है।
इसके हेडक्वार्टर में। देश की प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर ब्रह्मसिंहनगर। वह उद्योगों की संख्या, अगर आप उद्योगों की संख्या की दृष्टि से देखोगे तो हरिद्वार है, ठीक है नहीं। सेलाकुई देहरादून में औद्योगिक आस्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की घोषणा की गई है। यह 31 मार्च 2018 तक लागू हुई। राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 2020 तक के लिए एक विजन प्लान भी तैयार किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है? तो उजली अनेरी होली का संबंध किससे, कल मैंने आपको बताया थारू जनजाति से। होलिका दहन से 15 दिन पहले जो होली मनाते हैं उसे जिंदा होली कहते हैं। और जिंदा होली का मतलब उजली होली बोलते हैं उसे, जो मतलब 15 दिन पहले से मनाते हैं। होली की मतलब होली का दहन होने से पहले मनाते हैं 15 दिन, ठीक है, उसको उजली बोलते हैं, यानी कि जिंदा होली कहते हैं। होलिका दहन के बाद मनाते हैं मरी चैत्र को, जब यानी कि होली के में जब आग नहीं लगाई होली में, अपने होली में आग नहीं लगाई तो 15 दिन पहले मनाना शुरू करता है, उसे तो बोल रहा है जिंदा होली यानी कि उजली। और जब होलिका का दहन हो जा 1 महीने जिंदा होली बनाया जा और 8 दिन वो मरी। हाँ वही तो बताया है, बिल्कुल 15 दिन पहले जो होली मनाएंगे, जब उसमें होली के में दहन आगे लगने की, जब तो मनाएंगे 15 दिन पहले से होली मनाएंगे, उसे बोल देंगे जिंदा होली यानी कि उजली होली कहेंगे, सब उजली भी गाया हुआ। फिर होली का दहन हो जाए जब उसमें आग लग जाएगी, उसके बाद से मरी क्या मनावा मरी होली यानी कि आग लग गई ना, बढ़ गया तो उसे क्या बोल रहा है, जब ये आग लगा के मनावा मरी होली को अनेरी होली का मौसम। कुमाऊं की खड़ी और बैठी होली देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन सीमांत क्षेत्र खटीमा में थारू जनजाति के द्वारा जिंदा और मरी होली मनाई जाती है। ठीक है, देखो पूछ सकता है जिंदा और मरी होली कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति मनावा जिंदा और मरी हुई होली। कुमाऊं की खड़ी होली, कुमाऊं की खड़ी होली को खिचड़ी होली या फिर जिंदा होली भी कहते हैं। तो ये कुमाऊं की जो खड़ी होली है ना, उसे आप हम खिचड़ी होली और जिंदा होली भी कहते हैं। खिचड़ी कौन सा नृत्य कर रहा है थारू जनजाति? खिचड़ी नृत्य करती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो तिरत्सु का था। वैदिक काल में आर्यों की कुरु या कुरु शाखा मध्य हिमालय में शासन करती थी, जिसका राजा तिरत्सु था। इस क्षेत्र का वैदिक नाम सुमेरु मेरु मिलता है। ठीक है भाई।